हम्म, चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मार्केट इस समय थोड़ा सा हल्का होता हुआ अपने हायर लेवल से, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि एक वन वे रैली मार्केट में चल रही थी, थोड़ा ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज मार्केट की जो 2-3 बड़ी बातें हैं वो क्लियरली आपके सामने रख देते हैं। एक तो ये कि निफ्टी में मोमेंटम है, लेकिन निफ्टी आईटी में ज़्यादा मोमेंटम है, ज़बरदस्त मोमेंटम निफ्टी आईटी में है। वो इंडेक्स अभी भी करीब करीब 2% की तेज़ी, इनफैक्ट 2.25% की तेज़ी के साथ अब काम कर रहा है। मिड कैप में आज हल्की सी मुनाफा वसूली है। इंडेक्स आपको वो उतना उस लेवल तक शायद दिखाएगा नहीं, लेकिन करीब करीब 0.27% ही ऊपर है मिड कैप इंडेक्स, तो वहाँ पर आप एक हल्का सा मूव देख रहे हैं। मेटल्स में एक थोड़ी सी तेज़ी है आज, और उसके अलावा करीब करीब बैंक निफ्टी ने 43,500 के पास जाकर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है। इंडिविजुअल स्टॉक्स में टॉप गेनर्स में सारे मिड कैप आईटी स्टॉक्स, एल&टी टेक, बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस, एल&टी इन्फोटेक, कोफोर्ज और फर्स्टसोर्स, 7 टॉप गेनर्स आज था, सारे के सारे मिड कैप आईटी। जी हाँ, आईटी ही आईटी, आज उसी का जलवा आपकी स्क्रीन पर साफ देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इनफैक्ट हमारे जानकार बने हुए हैं। कुछ ट्रेड्स जिनका जिक्र नहीं किया है उस पर एक बार राय ले ली जाए। राजेश सातपुते, एक बार देखिएगा परसिस्टेंट और साथ ही साथ फर्स्ट सोर्स, यहाँ पर भी फॉलो थ्रू आना शुरू हो गया है, क्या ट्रेड लेंगे आप? हर्षद जी, देखिए परसिस्टेंट जबरदस्त स्ट्रॉन्ग काउंटर है। मेरे हिसाब से इसका जो पोजिशनल टारगेट होगा वो रहेगा 4,500 तक का। लेकिन आपको एक छोटे टिकट में काम करना है तो वो रहेगा एफएसएल यानी फर्स्ट सोर्स। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 110 का 113 करंटली ये ट्रेड हो रहा है। इसका जो टारगेट दिख रहा है मुझे वो रहेगा 118, जो इसका 200 डीएमए है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि छोटे टिकट में एफएसएल बेटर लगता है। में एफएसएल बेटर लगता है। अमित, आपकी फ्रेश ट्रेड इस समय की 10 बजे की? अनुज जी, हमने आईटी स्टॉक्स के बारे में काफी डिस्कस किया है। अगर उससे हटके हम देखें तो अंबुजा का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टॉक बड़े कामली एक अपने बेस से बाहर आ रहा है। इट इज कमिंग आउट ऑफ 10 डेमा, तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल है और ओवरऑल इसका मोमेंटम स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। 576 का इसका प्राइस है। कैश में बाई की सलाह है। टारगेट्स इमीडिएट शॉर्ट टर्म के रहेंगे 586, 586 के, और स्टॉप लॉस लगभग रखूंगा 568 रुपीज का। जब हमारे साथ विकास सालुंके और गौरव बिस्सा भी जुड़ गए हैं, और कुछ देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हम गुरमीत चटर्जी को भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक फ्रेश ट्रेड्स ले लेते हैं इस समय की। गौरव, गुड मॉर्निंग। आपका व्यू इस समय का और आपकी टॉप ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग। देखिए, व्यू पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपने क्लाइंट्स को फ्रेश एंट्री नहीं करवा रहे हैं क्योंकि काफी अपसाइड को देखने मिल चुकी है। बट कोई भी अगर गिरावट अगर 18,600 18,625 के करीब आती है, जो उसकी प्रीवियस स्विंग आई थी निफ्टी के, तो वहां पे हम लोग खरीदारी के मौके ढूंढेंगे। यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहेंगे। बैंक निफ्टी अभी भी अच्छा लग रहा है, तो बैंक निफ्टी हमारे रडार पर रहेगा। कोई अगर डिप अगर देखने मिलती है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में टूवर्ड्स 43,200 300 के लिए, तो मैं वहां पे भी खरीदारी के मौके ढूंढूंगा। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति ही रहेगी हमारी। राइट वे बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा मोमेंटम आते हुए नजर आ रहा है। रही बात स्टॉक्स अभी यहाँ पे जो अच्छे लग रहे हैं, तो पहला जो स्टॉक यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने मिला। कल काफी अच्छी क्लोजिंग हमको देखने मिली है। गोल्डन क्रॉसओवर हमको देखने मिला है मूविंग एवरेज के अंदर, डेली चार्ट्स के ऊपर। आरएसआई भी इसका अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पे मैं बाय करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो होंगे 6850 के, और टारगेट्स जो होंगे वो आपके होंगे 7350 के। दूसरा जो रिकमेंडेशन मैं करना चाहूंगा वो होगा पीईएल का, जहाँ पे डीमर्जर के बाद काफी कंसोलिडेशन फेज में रहा। करेक्शन भी अच्छा हुआ, लेकिन अच्छे खासे डाइवर्जेंसेस आरएसआई में देखने मिले हैं। एमएससीआई क्रॉसओवर हमको देखने मिल चुका है डेली चार्ट्स पे, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 900 रुपए का लक्ष्य होगा, 815 रुपए स्टॉप लॉसेस होंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 900 के लिए एक अपॉर्चुनिटी पीईएल। और पीईएल में देखिए गावा साहब का ये पहला ट्रेड था। मार्केट खुलने के साथ ही 850 का उनका टारगेट अचीव हो गया। याद रखिएगा 851 आज डे हाई है, तो टारगेट हिट की भी मोहर लगाइए। और अब गौरव कह रहे हैं कि 900 के टारगेट्स भी आगे अचीव होंगे। अब भी शुरुआत हुई है इस तेजी की, यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को आगे भी मिलेगा। विकास सालुंखे को भी जोड़ लेते। विकास, गुड मॉर्निंग, बताइए आपके ट्रेड। गुड मॉर्निंग हर्षद भाई। देखो, पहले मैं मार्केट पे थोड़ा बोलूंगा कि मुझे लगता है कि थोड़ा हायर एंड में वापस मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। हमारे भी यहाँ पे फ्रेश और न्यू ट्रेड तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे देखने मिलेगा। लेकिन निफ्टी स्पॉट में एक इंपॉर्टेंट लेवल देखना बहुत जरूरी है, 18,750।
अगर उसके नीचे मार्केट वापस आता है तो वहां पे व्यू कॉशियस बनना स्टार्ट होगा। जब तक उसके ऊपर है तब तक व्यू जो है वो इंटैक्ट रहेगा, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंट फेस होते देखने मिलेगा 18,900 18,970 की ऊपर की जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंट फेस होते देखने मिलेगा। लेकिन अगर 18,750 वापस ब्रेक होता है नीचे की तरफ तो वहां पे व्यू थोड़ा कॉशियस रहेगा। आज के लिए जो स्टॉक है और जहां पे मुझे लगता है पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिल सकता है, पहले आईटी से ही है, तो वहां पे मुझे लगता है एलटीआई मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ऊपर में 5180 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। नीचे में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा 4880 के आसपास का। यहाँ पे जिस हिसाब से लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे प्रेशर देखने मिला था, आज वहां पे एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कंटिन्यू होगा 5880 तक का। दूसरा रहेगा गुजरात गैस लिमिटेड। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वीकली ब्रेकआउट हो चुका है और मुझे लगता है उसके ऊपर वो ट्रेड भी करते हुए देखने मिल रहा है। तो यहाँ से एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। 530 का टारगेट यहाँ पे गुजरात गैस लिमिटेड में आते हुए देखने मिलेगा। 498 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा जो 50 डीएमए के आसपास उसके आ रहा है और उसके ऊपर लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था और आज यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने मिला है। तो 530 के टारगेट के लिए गुजरात गैस पाएगा। विकास जी, इस कॉल के लिए शुक्रिया, और वो इसलिए क्योंकि आपने गुजरात का जिक्र कर दिया। और गुजरात, देखिए मार्केट की बात और गुजरात का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और अभी तो गुजरात से एक बहुत बड़ा क्यू आना मार्केट के लिए, और मैं आपको बता सकता हूँ अगले 3-4 दिन में ट्रेडर्स जो हैं वो इस इलेक्शन पर एक ज़बरदस्त फोकस रखने वाले हैं। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे, तो पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 19 जिलों की 89 सीटों के लिए अभी मतदान किया जा रहा है। तो वोटिंग को लेकर किस तरीके का माहौल है, इस चरण में किन दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है, इन सब बातों के लिए गुजरात के सुरेंद्र नगर से जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, इस वक्त हम सुरेंद्र नगर पर मौजूद हैं और सुरेंद्र नगर में पहले हम आपको माहौल दिखाना चाहते हैं कि लोग, हर उम्र के लोग यहाँ वोटिंग करने आ रहे हैं और पहले 2 घंटे में अमूमन 10 से 12% वोटिंग हो चुकी है। ये जो वोटिंग हो रही है वो सूरत में यानी कि दक्षिण गुजरात में और सौराष्ट्र कच्छ में हो रही है। इस वक्त हम सौराष्ट्र रीजन में मौजूद है। अगर हम इम्पोर्टेंट सीट की बात करें तो कह सकते हैं कि जो गृह राज्य मंत्री है हर्ष संघवी, वो सूरत की मजूरा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ऑलराउंडर क्रिकेटर रविंद्र जाडेजा की पत्नी उत्तर जामनगर से अपना कंटेस्ट कर रही है, रिवाबा जाडेजा। और मोरबी है, वो बहुत बड़ा एक हादसा हुआ था, 130 लोग ब्रिज कोलैप्स होने से उनकी मौत हो गई थी। तो वहाँ पर बीजेपी के कांति अमृतिया, जो इससे पहले चुनाव हार गए थे, वो कंटेस्ट कर रहे हैं। गोंडल में 2 बाहुबली आमने सामने है, वहाँ पर पुलिस की नज़र है, तो वो सीट के ऊपर भी सबकी नज़र है। और अगर इसी तरह से मतदान रहा तो 65 से 70% वोटिंग हो सकता है। पिछले चुनाव की बात करें 2017 में तो 68% वोटिंग था, उससे पहले 2012 में 71% वोटिंग था। तो लोग जोर लगा रहे हैं राजनीतिक पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, लेकिन अभी की जो रफ्तार है उससे लगता है कि शायद 65 से 70% वोटिंग हो, लेकिन आखिरी 2 घंटे में काफ़ी वोटिंग होने की संभावना है। और अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें तो सौराष्ट्र में बीजेपी काफ़ी डिसअपॉइंट हो गई थी। 54 सीटें हैं सौराष्ट्र कच्छ की, उसमें 23 सीटें सिर्फ बीजेपी जीती थी और 30 सीटें कांग्रेस लेकर आई थी। उसका एक रीज़न भी था कि पाटीदार अनामत आंदोलन और किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा फोकस वहां पर किया है, तो देखना होगा कि किस तरह से रिजल्ट आए। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में करने जा रहे हैं, जो कि 50 किलोमीटर का होगा और 3 बजे शुरू होगा। और अहमदाबाद है वो सेकंड फेज के अंदर आता है। तो पहले चरण में अभी 89 कैंडिडेट्स है वो अपना भाग्य आजमा रहे हैं और लोग वोटिंग करने के लिए भी आ रहे हैं। जी ओके केतन जी, शुक्रिया। तो देखिए, गुजरात इलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको याद हो 5 साल पहले गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन मार्केट में ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी, क्योंकि वो शुरू में ट्रेंड ऐसा लग रहा था कि शायद रिवर्स हो रहा था, तो मार्केट काफ़ी गिर गया था। उसके बाद जब वो वापस बीजेपी के फेवर में इलेक्शन आया तो आपने इंट्राडे में, उससे मुझे अगर अच्छे से याद हो तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे में 1000 पॉइंट का रिवर्सल आया था, निफ्टी में करीब 300 पॉइंट का इंट्राडे में रिवर्सल आया था। तो ये गुजरात इलेक्शन का इतना बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पर आ सकता है। और 1-2 और स्टॉक देख लेते हैं अब इस समय, क्योंकि हमारा फर्स्ट फोकस मार्केट्स पर ये सीमेंट। अब सीमेंट में मूव आना शुरू हुआ है वापस। कल दोपहर में ये मूव स्टार्ट हुआ था। जरा 2-3 स्टॉक्स लेकर आइए। डालमिया सीमेंट सबसे पहले 3% ऊपर, डालमिया सीमेंट। ये सारे के सारे स्टॉक्स अब इंट्राडे में मूव दिखा रही है। डालमिया भारत देखिए, ज़बरदस्त मूव यहाँ पर
इंडिया सीमेंट, यहाँ पर भी एक मूव आता हुआ, और जेके सीमेंट, सारे के सारे एफएनओ स्टॉक्स, और सब में एक ज़बरदस्त मूव हुआ। राजेश जी, इनमें से कोई स्टॉक जिसको इस समय आप मोमेंटम के थ्रू प्ले करना चाहें या स्विंग ट्रेड के थ्रू प्ले करना चाहेंगे? अनुज जी देखिए, अगर थोड़ा सा अर्ली ट्रेड करना है कि यहाँ पे आगे चला नहीं है तो क्या नहीं चला, मुझे लगता है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट में यहाँ पे जगह बन रही है, 247 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। इसने अपने 10, 20, 50 डे में इसका जो क्रॉसओवर और कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट होता है उसको बखूबी मेंटेन किया है। सो इट्स अ क्लियर कट बाय इन इंडिया सीमेंट। आपका स्टॉप लॉस होगा 240 का, और सामने जो टारगेट बनता है वो रहेगा 262 का। तो मेरे हिसाब से सीमेंट में अगर छोटे टिकट में काम करना है, स्विंग ट्रेडिंग खेलना है, तो इंडिया सीमेंट एक बेटर काउंटर होगा। ओके, ठीक है। ये चाइना स्टेट मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है इस समय कि शायद लॉकडाउन कई जगह पे वहाँ पर हटाया जा रहा है, लेकिन स्टेट मीडिया से चाइनीज़ तो थोड़ा सा एक वेट कर लेते हैं कंफर्मेशन का, क्योंकि ना चाइना से कुछ भी आए तो आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। लेकिन खबर अगर ये पुख्ता हो जाती है अनुज, तो बहुत बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो मेटल्स पर एक बार आप एक नज़र रखें, क्योंकि ये खबरें चाइनीज स्टेट मीडिया से आ रही कि शायद चाइना में धीरे धीरे करके लॉकडाउन, जो कोविड लॉकडाउन था, वो कुछ कुछ इलाकों में हटाया जा रहा है। ईज ऑफ की बात का अंदेशा परसों लग ही रहा था, तो उस पर नजरें रखें, मेटल स्टॉक्स रेडार पर रखें, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और ऑफ कोर्स फिर वो फ्यूल यानी कि कच्चे तेल को भी अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। तो मेटल इंडेक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी आना शुरू हो गई है। विकास सालों के मेटल्स में कोई एक स्टॉक जो आप मैप करना चाहेंगे, इफ एट ऑल पुख्ता हो जाती है खबर? देखो, ओवरऑल मेटल में हमने देखा कि 2 दिन में एक अच्छा मोमेंटम भी आ चुका था। हिंडाल को भी मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, 460 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहां पे अभी भी एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है। हालांकि वेदांता अभी भी, वीडीएल अभी भी एक नीचे के 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। ऊपर में 310 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे वेदांता में, अगर वो ये ब्रेक करता है तो वहां से एक पॉजिटिव रुझान देखने मिल सकता है, जो 324 टू 320 के आसपास वापस इस काउंटर को लेके जा सकता है। तो हिंदाल को मुझे लगता है थोड़ा सा अच्छा है, अगर 310 वापस ब्रेक करता है तो वहां पे पोजीशन बनाया जा सकता है। ओके, परफेक्ट। तो ये जो है, ये न्यूज़ जो है ग्लोबल टाइम्स के जो एडिटर इन चीफ हैं उनके सौजन्य से, एक चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया है, तो ये जो न्यूज़ दे रहे हैं ये चाइना स्टेट एफिलिएटेड मीडिया से है। डायरेक्ट चाइनीज़ मीडिया से ये न्यूज़ आई है कि वो जो ग्वांगझू प्रांत है वहाँ से लॉकडाउन हट गया है, और बीजिंग में भी धीरे धीरे से ये एक लॉकडाउन स्टार्ट होना शुरू हुआ। कुछ हद तक मार्केट ने प्राइसिंग किया था, लेकिन अभी यहाँ पर मेटल्स में एक फ्रेश तेज़ी बन रही है। अब बाजार के बिग पिक्चर को समझने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। और पिछली बार भी जब आपसे बात हो रही थी तो हम निफ्टी ऑल टाइम हाईस के करीब था, अब तो ऑल टाइम हाई लगा चुका है। अब यहाँ से क्या और क्या एडवाइस है यहाँ से? तो अनुज, बाजार की खासियत होती है कि सरप्राइज करता है कंसेंसस व्यू के अगेंस्ट, और ये बहुत थोड़ी सी हेटेड रैली है क्योंकि बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट शायद पहली बार रिटेल ज्यादा पार्टिसिपेट किया है क्योंकि वो डिसिप्लिन रहा है। मेरा ये मानना है अनुज कि जब भी 22-23 का अर्निंग मल्टीपल आता है तो थोड़ा सा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए तेजी को, और थोड़ा सा हमें सतर्क होने की भी जरूरत है, क्योंकि कुछ पॉकेट्स पे हमें ऐसा लगेगा कि प्राइस करेक्शन है मतलब वैल्यू है, बट प्राइस करेक्शन जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू हो। तो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि आप ओवर पे तो नहीं कर रहे हैं कुछ पॉकेट्स पे शॉर्ट टर्म। और फेड ने ये बोला है कि वो मॉडरेट करेगा, रेट हाइक्स अभी भी होंगे, कितनी देर तक वो रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे रहेंगे वो थोड़ा देखना है। मेरा हालांकि ये पर्सनली मानना है कि इन्फ्लेशन बहुत पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा जनवरी फरवरी में, कई कारणों की वजह से, बेस इफेक्ट की वजह से, जिस तरीके से कमोडिटी कॉस्ट नीचे आई है, हाउसिंग और लेबर डेटा भी सरप्राइज करेगा सॉफ्टनेस में। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बैलेंस अप्रोच अच्छा रहेगा। आप, मुझे लगता है बैंक्स के नतीजे अच्छे रहेंगे अगले 2-3 क्वार्टर। स्ट्रक्चरली मुझे लग रहा है कि कुछ छोटे बैंक्स भी रिस्क मिटिगेशन से अब ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने एक बैलेंस शीट क्लीनिंग करनी थी, तो वो जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ पॉकेट्स में अर्निंग्स अच्छा है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में अच्छा है। हमने देखा है कि हाउसिंग डेटा डिस्पाइट जो भी हेडविंड्स है अच्छा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। थोड़ा सा IT में भी मुझे लगता है थोड़ा सा वैल्यू हंटिंग आप कर सकते हैं, थोड़ा स्टैगर्ड में, कुछ अभी कुछ जनवरी नतीजों के बाद।
ओके, तो ये फिलहाल आप कह रहे हैं कई अपॉर्चुनिटीज दिखाई देंगी, लेकिन कुछ ही देर पहले जो फ्लैश हुई थी खबर सीएनबीसी आवाज पर कि चाइनीज स्टेट मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि धीरे धीरे करके वो लॉकडाउन्स चाइना में हटाए जा रहे हैं। इनफैक्ट सीएनबीसी इंटरनेशनल की जो चाइनीज ब्यूरो चीफ है, उन्होंने भी कहा है कि इस समय नैरेटिव को रीडायरेक्ट किया जा रहा है, जीरो कोविड एग्जिट से कैसे निकला जाए, और कुछ कुछ एरियाज में थोड़ा सा रिलीफ आता हुआ दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। इसके मायने क्या होंगे गुरमीत? ये मेटल्स के लिए ऑफ कोर्स एक रैली क्रिएट कर सकता है, लेकिन लार्जली बाकी बाजार पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि सप्लाई चेन जो एक बहुत बड़ा इशू रहा है ग्लोबली, उसको एड्रेस करता है। बट जैसा कि अनुज ने बोला कि थोड़ा और हमें हमें बिल्कुल सिर्फ न्यूज़ फ्लो पे नहीं जाना चाहिए। कमोडिटीज के लिए अच्छा है। मेरा ये मानना है कि जो ओवरऑल शॉर्टेज है और ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन हुआ है कुछ पॉकेट्स में, जैसे अगर आप देखेंगे एपीआई और सीडीएमओ कंपनीज में रॉ मटेरियल और सॉल्वेंट प्राइसेस बहुत बढ़े, लॉजिस्टिक कॉस्ट में बहुत बढ़ोतरी आई। एपीआई सप्लाई जैसे चाइना लगभग 82% सप्लाई करता है। सेमीकंडक्टर चिप्स से सप्लाई चेन कनेक्टेड है, टेक्सटाइल्स में है। हमने एप्पल के प्लांट में देखा जो पीछे हमने देखा परेशानी, वहां शॉर्टेज है इस टाइम। आईफोन 14 अगर आप लेना चाहेंगे तो काफी वेटेज है। तो सप्लाई चेन रिस्टोर होना ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। चाइना बड़ी इकोनॉमी है और इन्फ्लेशन के माध्यम से भी अच्छा है, बट थोड़ा सा वेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं और जो थोड़ा सिविल अनरेस्ट है वो काफी ज्यादा है। बैड डेट्स का प्रॉब्लम भी बैंक का काफी ज्यादा है। तो चाइना मुझे लगता है शायद 1 साल 1.5 साल और कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, जिस रिपेयर मोड कहते हैं इकोनॉमी का। अच्छा, ये आईटी की रैली नहीं रुक रही है, बाकी सब रैली में थोड़ा कंसोलिडेशन है, लेकिन आईटी की रैली ज़बरदस्त है। तो गुरमीत, ये इस समय आईटी में आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या होंगी अगर आप इस रैली को प्ले करने का सजेशन देंगे तो, या फिर इससे अभी दूर रहेंगे? पहले तो उस पर व्यू दीजिए कि क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर येस तो कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लगते हैं आपको? सो अनुज, स्टैगर्ड वे में पार्टिसिपेट करना चाहिए और थोड़ा सिलेक्टिव होना चाहिए। जैसे अगर आप देखिए, मैं मेरी कोशिश होगी कि कुछ शायद बाइंग अभी करूं पोर्टफोलियो में, जो कि हम कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, और कुछ जैसा मैंने बोला मैं कमेंट्री सुनना चाहूंगा जनवरी में कितना इम्पैक्ट है यूएस और यूरोप पे स्लो डाउन का। जैसे आप इन्फोसिस देखें अगर, तो उन्होंने 4% कॉन्स्टेंट करेंसी में ग्रो किया। डील्स टीसीवी लगभग 2.6 बिलियन डॉलर्स थी। आप अगर उनका एबिट मार्जिन देखें, उन्होंने 21%, 21.5% मेंटेन किया। गाइडेंस जो है अपवर्ड रिवाइज किया। मैं उनके ना क्लाउड का रेवेन्यू देख रहा था, बड़ा डिफरेंशिएटेड मॉडल है। पहली बार एक क्वार्टर में $1 बिलियन का रेवेन्यू किया उनके कोबाल्ट, जो उनका क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो बहुत डिफरेंशिएटेड एबिलिटीज है। 60% डिजिटल रेवेन्यूज है। तो मुझे लगता है एक अच्छी कंपनी है। 80% कैश फ्लोज रिटर्न कर देती है डिविडेंड और बायबैक्स के थ्रू। बहुत अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं। और आप देखिए पिछले 5 साल में 500 का ऑलमोस्ट 1600 है। तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है डिस्पाइट अभी जो छोटा सा रीसेंट करेक्शन हुआ है। स्मॉल मिड कैप में हमें परसिस्टेंट हमारे रेडार में है। लास्ट क्वार्टर आप देखिए उन्होंने भी करीबन 370 मिलियन का टीसीवी किया। उसके अलावा उनका जो मार्जिन था वो पॉजिटिवली सरप्राइज किया, लगभग 18% एबिट मार्जिन किया उन्होंने। और आप देखिए अगर पिछले पूरे साल का आप उनका ग्रोथ देखेंगे FY22 का, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करीबन 32-33% था डॉलर टर्म्स में, जो कि बाकी मिड कैप आईटी कंपनी में हमने प्रेशर देखा वेज इन्फ्लेशन की वजह से, सप्लाई से। सो मुझे लग रहा है डिफरेंशिएशन होगा। और एक थोड़ा सा मुझे जो निश प्ले है इसमें, जिसे हम ERD बोलते हैं, हमें KPIT अच्छा लगता है। वी वर फॉर्चुनेट टू गेट इन वेरी अर्ली उसमें। और वो केस मोबिलिटी है, जैसे हम बोलते हैं कनेक्टेड, ऑटोमेटेड, शेयर्ड एंड इलेक्ट्रिक। बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज को इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर सोल्यूशन देता है। आप अगर और सारी OEMs के बजट देखेंगे, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेंड है वो लगभग 22% ऊपर है। उसने कंपनी भी एक्वायर करी भी पीछे, टेक्निका। अभी रेनॉल्ट का ऑर्डर मिला है। तो नए लेबल्स ऐड होते जा रहे हैं। और टाटा एलएक्सी अगर थोड़ा और करेक्शन मिलता है, थोड़ा वैल्यूएशन मुझे सच लगता है, तो उस पर भी हमारी थोड़ी सी नजर रहेगी। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपने इनफैक्ट आइडेंटिफाई किए हैं मिड कैप ऑफ कोर्स बिग बॉय से। गुरमीत, हाल ही में आप SBI को स्टडी कर रहे थे, जिसका आपने डिटेल इनफैक्ट शेयर भी किया था ट्विटर पर। ये बताइए SBI और इसके एसोसिएट्स, चाहे वो कार्ड्स हो, SBI लाइफ हो, SBI लाइफ में हमने देखा हाल फिलहाल में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। यहाँ पर किस तरह का इंटरेस्ट आप जैसे निवेशकों का जनरेट हो रहा है, और ये रिटेल के लिए किस तरह के रिटर्न्स पैदा कर सकती हैं अपॉर्चुनिटीज? तो हर्षदा, मैंने म्यूचुअल फंड्स के, कार्ड्स के CEO से,
अपने कुछ कॉलीग से बातचीत की, मुझे थोड़ा सा मतलब कल्चर चेंज दिखा है। अगर आप एसबीआई के रिजल्ट देखें, बैंक के रिजल्ट देखें, और अभी जो दिनेश खेरा जी ने इंटरेक्शन किया था एक ब्रोकर मीट में, उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया कि उन्होंने लोन ग्रोथ कहाँ कहाँ पे ज्यादा करी है। उन्होंने बताया कि रिटेल में हाउसिंग में ज्यादा करी है, एसएमई में वो थोड़ा सिलेक्टिव रहे हैं जहां एसबीआई को पीछे परेशानी हुई है। कॉर्पोरेट सेगमेंट में उन्होंने बताया कि ऑयल और रिन्यूएबल एनर्जी में उन्होंने ज्यादा किया है। वर्किंग कैपिटल लिमिट्स उन्होंने अपनी बताई कि कितनी, तो बड़ा डिटेल्ड लेवल था वो डिस्क्लोजर। वो यूजुअली आप एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के नतीजों में देखते हैं, तो वो जो उन्होंने टेक्सचर दिया क्रेडिट कॉस्ट पे, स्लिपेजेस पे, मैं काफी इंप्रेस हुआ। आप देखिए, मैंने एसबीआई का आरओई 16-17% नहीं देखा बहुत समय के बाद। आप नेट एनपी अगर आप देखेंगे तो 1% के नीचे आ गया है। एसबीआई के साथ एक और अच्छी बात है कि करीबन 75% लोन आपके एमसीएलआर और ईबीएलआर लिंक्ड है। तो एमसीएलआर का 3 महीने का रीसेट है, ईबीएलआर का 6 महीने का रीसेट है। इसका मतलब है कि जो रीप्राइसिंग होगी वो सेकंड हाफ में ज्यादा होगी, उसका इम्पैक्ट जो होगा निम्स पे वो ज्यादा होगा। कासा रेशियो बहुत अच्छा है, योनो ऐप अच्छा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई अच्छा करेगा आगे भी, और अभी भी वैल्यूएशन रीजनेबल है 600 रुपए के आसपास रना के बाद। एसबीआई कार्ड्स बहुत अच्छा कर रहा है। अगर आप देखिए, लगभग 18% शेयर मेंटेन किया है। कार्ड इशुएंसेस में इनफैक्ट इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ आई है। क्रेडिट अंडरराइटिंग एकदम टॉप नॉच स्टैंडर्ड है, और थोड़ा सा फेस्टिव सीजन का इम्पैक्ट आपको देखेगा। और उनका रिवॉल्वर क्रेडिट मिक्स जो होता है, जो मिनिमम पेमेंट्स देते हैं और रोटेट करते हैं, जिससे कार्ड्स कंपनी कमाती है, वो मिक्स काफी अच्छा है और स्टेबल है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई एज अ ग्रुप अच्छा वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। कंसिस्टेंसी बस बनी रहे। पीएसयू बैंक्स में कई बार कुछ रेगुलेटरी इंटरवेंशन होता है, तो वो थोड़ा देखने वाली बात है। मुझे लगता है कि अच्छा वेल्थ क्रिएट होना चाहिए एसबीआई और उसकी सब्सिडीज। गुरमीत, ऑटोज में कोई व्यू है आपका? और मिंडा नहीं बोल सकते आप, ये बस मेरा एक रिस्ट्रिक्शन होगा आपके लिए। अनुज, मुझे जैसे मैंने बोला, यहाँ भी आप देखिए मार्केट ने ना रिवॉर्ड किया है। जैसे टू व्हीलर्स आप देखिए, हीरो और बजाज में बहुत मूवमेंट नहीं आई है, पर टीवीएस ने अच्छा किया। अगर आप टीवीएस के नंबर्स देखेंगे, उनका जो iQube है, जो ईवी वाला सेगमेंट है, वो 10,000 यूनिट कह रहे हैं हम दिसंबर में करेंगे, और मार्च में लगभग 23-24 हजार यूनिट्स पर मंथ की बात कर रहे हैं। क्लियर प्रीमियमाइजेशन और एक्सपोर्ट्स पे फोकस है। बैलेंस शीट उनकी थोड़ी बेटर हुई है, डेट लेवल्स कम हुए हैं, तो मार्केट ने उस स्टॉक को जो है रिवॉर्ड किया है। अगर आप देखेंगे पीवीज में, तो देखेंगे एमएनएम को रिवॉर्ड किया है। अगर आप अभी भी उनकी बुकिंग देखेंगे, स्कॉर्पियो एन अकेले ने करीबन 1.25 लाख नंबर ऐड किया है। 2,60,000 की बुकिंग है। एसयूवी का उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा है। टाटा मोटर्स में थोड़ी दिक्कत रही है, तो शेयर भी फ्लैट रहा है। वो जेएलआर रिलेटेड ज्यादा रही है, डोमेस्टिक अभी भी वो अच्छा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है मार्केट अच्छे परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड कर रहा है और खराब परफॉर्मेंस को पनिश कर रहा है, जो कि एक अच्छे हेल्दी मैच्योर मार्केट का साइन है। तो मैं थोड़ा सा एमएनएम पे कंस्ट्रक्टिव हूँ, टू व्हीलर्स में टीवीएस पे कंस्ट्रक्टिव हूँ। कमर्शियल व्हीकल्स में भी थोड़े से लैग के बाद कितना एक्सटेंट ऑफ स्लो डाउन है, वो देखने की बात है। और कुछ में अभी हाल फिलहाल में टायर कंपनीज पे फोकस कर रहा हूँ, मिंडा के अलावा। फेयर इनफ। लेकिन गुरमीत, हाल फिलहाल में इनफैक्ट 2 दिन में जो तेजी देखने को मिली थी एफएमसीजी कंपनियों में, एचयूएल इस वीक करीब 4.5% ऊपर है, आज ही थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। लेकिन इसके अलावा आपका डाबर जिस तरह से एक दिन में 8-9% भागता हुआ दिखाई दिया, नेस्ले, आज ब्रिटानिया की ओर से कुछ बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ सकती है। इस स्पेस में अब क्या वो ग्रामीण इलाकों में पिकअप के संकेत बाजार पड़ने लगा है, इसीलिए इतनी तेजी आ रही है, या फिर मार्केट क्योंकि थोड़ा सा मझधार में था, विकल्प नहीं थे, इसीलिए एफएमसीजी में खरीदारी हुई? कैसे अप्रोच हो अब इस तेजी में? दोनों, हर्षिता, आपने ठीक बोला। अगर आप जीवीए का प्रिंट देखें, जो अभी जीडीपी नंबर भी आए हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ बहुत अच्छी है, उसमें 4% के ऊपर है। थोड़ा सा गवर्नमेंट का भी फोकस रहेगा सेकेंड हाफ में रूरल इकोनॉमी पिकअप पे, तो उसका असर एफएमसीजी में आपको देखने को मिलेगा। और थोड़ा सा रॉ मटेरियल प्राइसेस भी मॉडरेट हुए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट है। बट मैं एचयूएल, मुझे लगता है अगर आप 60-70 का अर्निंग मल्टीपल देंगे FY24 का, तो आपको शायद डेट जैसे रिटर्न्स मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है थोड़ा सा या तो ग्रोथ रेवेन्यू में 20-25% हो, जो मुझे लगता है नहीं होगी। तो एफएमसीजी स्टेबिलिटी के लिए है। जो हाई ग्रोथ सेगमेंट है एफएमसीजी में, वो फूड सेगमेंट है, जो मुझे शुरू से पसंद है। तो उसमें हम लोग वरुण बेवरेज को ट्रैक कर रहे हैं, ब्रिटानिया जैसा आपने बोला हम ट्रैक कर रहे हैं, टाटा कंज्यूमर हमारा पुराना बहुत हम लोग थोड़ी किस्मत अच्छी थी, हमने काफी टाटा ग्लोबल बेवरेज के टाइम से हमारे पोर्टफोलियोज में है।
अदानी विल्मर हमारे रेडार में। तो हमारा थोड़ा सा फूड बेवरेज सेगमेंट जहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ भी ज्यादा होगी, अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट बहुत बड़ा है, और एक प्रीमियमाइजेशन हो रहा है हर चीज का, चाहे वो स्पाइसेस है, पल्सेस है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हर सेगमेंट में आपको प्रीमियमाइजेशन देखने को मिलेगा। वो हमें लगता है ज्यादा हाई ग्रोथ एरिया है एफएमसीजी में। तो छोटी कंपनियां स्पेशली वरुण बेवरेजेस एंड द लाइक्स में तेजी करे। वरुण बेवरेजेस कल आपको याद होगा बहुत तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी थी जब वो एमएससीआई का रीबैलेंसिंग का भी इम्पैक्ट देखने को मिला था। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट को आगे बढ़ाकर ये जो हाल फिलहाल में फंड बाइंग हुई है जोमैटो में या फिर आपके पीबी फिनटेक में, कुछ विचार बदले हैं न्यूली लिस्टेड कंपनियों पर? थोड़ा सा और वेट करना चाहूंगा अर्षदा। जोमेटो की अगर हम बात करें तो आप देखिए, उन्होंने बोला है कि अगले 2-3 क्वार्टर में जोमेटो एक्स ब्लिंकिट शायद एबिटा पॉजिटिव हो जाए। और अगर आप देखेंगे उन्होंने जो उनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो गिरी है क्योंकि उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया, ये अच्छा साइन है। और जो आस्क रेट है उसमें भी जो रेस्टोरेंट का है वो करीबन 70 पैसा बढ़ा है। तो थोड़े से जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो उन्होंने एड्रेस किए हैं, पर मुझे लगता है अभी भी हाइपर श्योर और ब्लिंकिट में उनको समय लगेगा। और इस बाजार में जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, आप देखिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे मार्केट में और आज आप 10 ईयर बॉन्ड खरीद लेंगे या 5 ईयर का बॉन्ड खरीद लेंगे, चांसेस हैं कि साल भर में उसका भी रिटर्न 8% होगा। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट में रिलेटिव अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी मुझे इतना फेवरेबल नहीं लगता है, मैं शायद थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ और होल्ड टेक्स्ट बुक हूँ। जिस दिन मुझे एबिटा पॉजिटिव होने का लगेगा या लगेगा कि कंपनी ग्रीन में है, तो उस दिन बाकी कंपनियों की तरह न्यू एज कंपनीज भी हम लेंगे। एक कंपनी जो मुझे अच्छी लगती है जो वो लॉजिस्टिक्स स्पेस में डिलीवरी है, हमने अभी तक उसमें एक्सपोजर लिया नहीं है, बट अगर वहां पे टर्न अराउंड देखने को मिलता है, उन्होंने जो इंटीग्रेशन किया अपने प्लेटफॉर्म पे, एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी जो है और बाकी सेगमेंट्स, अगर ग्रोथ मिलता है तो उसको शायद हम रेडार में रखेंगे। 8% पर ईयर गुरमीत, यहाँ तो हमारे वो जो स्क्रीनशॉट मास्टर्स हैं वो 8% पर डे दिला देते हैं, आप 8% पर ईयर बोल रहे हैं। चलिए, वो थोड़ा सा एक मार्केट हल्का सा कूल ऑफ हुआ है वैसे। आईटीसी थोड़ा सा डे लो पर। अच्छा गुरमीत, ये आईटीसी पर क्या हुआ है? एक जिस दिन से वो जो गवर्नमेंट ने एक्सिस बैंक में स्टेक बेचा, उस दिन से आईटीसी ने एक जो रैली थी वो खत्म हो गई, उसकी वो पीक आउट हो गई है। क्या ये एक रिस्क फैक्टर बना रहा है मार्केट या फिर कोई और रीजन है इसकी करेक्शन का? आईटीसी में मूवमेंट कभी भी लीनियर आती ही नहीं है। जब नहीं आती थी तो 3-4 साल नहीं आई, जब आई तो सीधा 200 से 350 का छलांग लगा। मुझे लगता है मल्टीपल ग्रोथ लीवर्स है आईटीसी में, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल है रन अप के बाद। टोबैको बिजनेस में उनका वॉल्यूम ग्रोथ वापस आ गया, जो उन्होंने स्ट्रगल किया 2-3 साल। वहाँ वैल्यू ग्रोथ तो हो रही थी, वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है, कुछ हद तक स्मगलिंग भी कम हुई है। पेपर डिवीजन ने अच्छा किया, एफएमसीजी उनका कंटिन्यूसली अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। उनको थोड़ा एडवांटेज भी मिलता है क्योंकि उनका एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस से पूरा इंटीग्रेटेड है, तो उनको रॉ मटेरियल जब प्राइसेस बढ़ रहे थे तो एक थोड़ा सा एडवांटेज था। जब अभी सॉफ्ट हो रहे हैं तो मुझे लगता है ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलेगा। और सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं, बट जैसा मैंने बोला, जिस दिन वो थोड़ा सा जो बड़ा इवेंट है आईटीसी का, जैसे हम कहते हैं कि 2-3 टाइम्स अगर कोई स्टॉक होएगा 3-4 साल में, वो जब होगा जब हम बिजनेस को हाइव ऑफ करेंगे, मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम होटल बिजनेस एंड समथिंग ऑन दी एफएमसीजी फ्रंट। तो वो एक मुझे लगता है बड़ा ट्रिगर है, बट इस वैल्यूएशन पे, और ये अच्छा स्टॉक है, 5% का डिविडेंड यील्ड है, वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो एफएमसीजी में ये और टाटा कंज्यूमर हमारी जो है टॉप प्रेफरेंस। तो टाटा कंज्यूमर ऑफ कोर्स एक टॉप पिक इस समय कंजम्पशन स्पेस में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। जल्द मुलाकात होगी आपसे। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए मार्केट पर वापस लौटते हैं और एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पहले तो इंडेक्स देखिएगा, अब 64 अंकों की ही बढ़त रह गई है, तो ऊपरी लेवल्स पे हल्का सा कूल ऑफ नजर आया है, जो ठीक है, जो अब लेकिन अभी भी 18,800 के ऊपर ही हम कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक 43,358 के आसपास 129.2 पर, मिड कैप्स में भी 126 अंकों की बढ़त कायम है। कुछ स्टॉक्स जहां पर अब इस घंटे नई तेजी बनती दिखाई दे रही है, कुछ जो चर्न देखने को मिला, उसमें हॉस्पिटल काउंटर्स रेडार पर रखिएगा। नारायण हृदयालय जैसा काउंटर वो तेजी में, इनफैक्ट मजबूत शुरुआत हुई। अब अपोलो में कुछ पोजीशंस 1% ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। विकास सालों के हमारे साथ है। विकास, वेरी क्विकली, इनमें कोई ट्रेड आप लेने के फेवर में है या फिर कुछ और एक्शन के बाद ही तेजी करें?
नहीं, फिलहाल तो वेट करना चाहूंगा। अपोलो हॉस्पिटल में हमने देखा है कि ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, तो 4800 के आसपास वापस ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके ऊपर अगर एक क्लोजिंगली निकलता है तो उसके बाद पोजीशन बनेगा। फिलहाल तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। यहाँ पे इमीडिएटली पोजीशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे वापस ये और ऊपर जाके रुक सकता है। तो यहाँ पे 20-25 पॉइंट के लिए अगर किसी को करना है तो कर सकते हैं, लेकिन जिनको डिलीवरी बेस करना है तो 4800 का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। चलिए विकास, शुक्रिया आपका इन सब ट्रेड्स के लिए। गौरव, आपकी भी एक ट्रेड बाकी है मेरे ख्याल से, बता दीजिए। एट दिस पॉइंट अगर मुझे फ्रेश अगर ट्रेड लेना है तो मुझे एम्फेसिस थोड़ा अच्छा लग रहा है। आप अगर एम्फेसिस का ओवरऑल चार्ट देखें, आईटी स्पेस भी अच्छा है। थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आपको एम्फेसिस में देखने मिला था। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे डाइवर्जेंस के बाद में स्टॉक जो है और ऊपर जा रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई को उसने तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एम्फेसिस में पोजीशन बनाई जा सकती है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 2040 का होगा। स्टॉक जो है एक बार 2180 दिखा सकता है। 2180 की क्लोजिंग अगर आती है तो काफी बड़े ब्रेकआउट्स होंगे और स्टॉक जो है फिर वहां से 10% और मूव कर सकता है। तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग जो लग रहा है वो है एम्फेसिस। चलिए शुक्रिया आपका भी इन सब ट्रेड्स के लिए। अच्छा, मार्केट का एक इंटरेस्टिंग एक्शन दिखा देते हैं आपको। निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स दोनों का चार्ट लेकर आइए साइमल्टेनियसली। निफ्टी इस समय टेक्निकली है डे लो पर, जहां खुला वहां से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो शुरू में अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था, अब वो मूड में है कैचअप के। तो इनफैक्ट जो बड़ी तेज़ी बन रही है वो ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड में मिड कैप इंडेक्स जो हल्का हो रहा था अब वो पहुंच गया डे हाई पर, और अब वो निफ्टी से आगे निकल गया। निफ्टी 0.41 और निफ्टी मिड कैप 0.45% ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन में अच्छा खासा पॉजिटिव है। तो हो सकता है कि ये अगले 2-3 घंटे शायद इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक हो, और उसके लिए नीरज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज जी, ओवर टू यू। अच्छे मूव्स मार्केट में। निफ्टी 500 के यूनिवर्स में 321 शेयर्स में तेज़ी और 171 में वीकनेस है, और बैंक निफ्टी भी आज सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 12 में से 9-10 शेयर जो है तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, और लगता नहीं कि रुकेगी। ये 19,000 से पहले ही रैली है, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट की रैली है वो बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे अभी भी। तो कैचअप बेसिकली हो रहा है अब ब्रॉडर Yeah, मार्केट में, बिल्कुल हो रहा क्योंकि स्मॉल कैप ने अभी भी अपने 52 वीक हाई से 17-18% नीचे थे। मिड कैप्स ऑफ कोर्स अब 2% अपने ऑल टाइम हाई से मिड दूर है। कैप पहुंच गया और स्मॉल कैप में दूरी है काफी। कई फंड मैनेजर्स अभी भी कह रहे हैं कि अभी आपने मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली नहीं देखी, अभी तो आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ही घूम रहे हैं। अब तो मजा आएगा। अब यहाँ की रैली जब शुरू होगी ना, तो उसके बाद जाके कहीं पीक वीक बनेगा। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज